हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। तो प्यारे बच्चों, आज के इस कहानी का शुरुआत करेंगे। बहुत ही मार्मिक कहानी है, दिल को छू लेने वाला कहानी है। ऐसे तो वर्णिका में जितना भी चैप्टर आप लोग पढ़े हैं, यह देखने में भले ही यह किताब बहुत पतला है, आपके सिलेबस का सबसे पतला किताब है ये हिंदी वर्णिका, लेकिन आपके पूरे सिलेबस में अगर सबसे ज्यादा दिल को छूने वाला कोई कहानी है तो वो इसी पतले किताब में समाहित है। प्यारे बच्चों, ये 5 कहानी आपको 5 बार रुलाने पर विवश जरूर कर देगा। हर एक कहानी में मां का ही वर्णन है। पहला कहानी हम लोग पढ़े थे दही वाली मगम्मा, वहां पर भी मां का ही वर्णन है कि किस तरीके से एक मां को कष्ट दिया जाता है और किस तरीके से फिर वो मां जो है वो अपने बच्चों के साथ रहती है। उसके बाद हम लोग दूसरा कहानी पढ़े ढहते विश्वास, और इसमें भी एक मां का ही वर्णन है कि किस तरीके से एक विवश मां बाढ़ से अपने बच्चों को नहीं बचा पा रही है। मां जो विवश है अपने पूरे संतान को खो देती है बाढ़ से। तो वहां भी हम आप लोगों को यही बताए। और भाई वो सब कहानी में तो मां का वर्णन था, लेकिन आज का यह जो कहानी है इसका शीर्षक ही है मां। बड़ा प्यारा शब्द है मां, बहुत प्यारा शब्द है मां। इतना प्यारा शब्द है मां कि मां बोलने पर ऐसा लगता है कि मानो ममता का समुद्र उमड़ चला है। कहते हैं प्यारे बच्चों, मां के ऊपर हमने एक छोटी सी पंक्ति बोली है। कहते हैं कि हमारी तकदीर में कोई गम न होता, हमारी तकदीर में कोई गम न होता अगर हमारी तकदीर लिखने का अधिकार हमारी मां को होता। हमारे तकदीर में कोई गम ना होता अगर हमारी तकदीर लिखने का अधिकार हमारी मां को होता। अगर मां तकदीर लिखती तो शायद हर एक बेटे के नसीब में कोई गम नहीं होता, हर एक मां अपने बेटे के झोली में सिर्फ खुशियां ही डालती। मां वो ममता की समुद्र है। दुनिया में हर कोई आपसे मुंह मोड़ सकता है, दुनिया में हर कोई आपको गलत सलाह दे सकता है, लेकिन मां ही एक ऐसी है जो आपको गलत सलाह कभी नहीं दे सकती है। कहते हैं कि भगवान 2 ही है पृथ्वी पर। भले हम लोग अलग अलग भगवान की पूजा करते हैं, कभी शंकर भगवान, कभी राम जी, कभी बजरंगबली, अलग अलग भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई पूछा कि भाई कोई सजीव भगवान का नाम बताइए जो अभी भी पृथ्वी पर है, कौन है वो भगवान, तो वो 2 ही भगवान हैं, एक माता जी और एक पिताजी, जिनको कहा जाता है कि उनके बदौलत हम इस धरती पर आए हैं। भगवान को जन्मदाता कहा जाता है और हमारी जन्मदाता, हम लोगों के जन्मदाता हमारे माता पिता हैं, तो फिर माता पिता भगवान हुए ना। तो माता पिता भगवान के स्वरूप है, माता पिता हैं जो भगवान हैं। तो इसलिए कहते हैं कि मां से बड़ा ममता का समुद्र इस दुनिया में किसी के पास नहीं होता है, शायद पिता के पास भी नहीं। भले पिता हम लोगों को जन्म देते हैं, लेकिन मां से ज्यादा ममता पिता के पास भी नहीं होता है। अगर एक तराजू पर एक तरफ मां की ममता को रखा जाए और एक ही तराजू पर अगर एक पल्ले पर पिता के ममता को रखा जाए, तो आप याद रखना मां का ममता भारी पड़ जाएगा, क्योंकि मां की ममता का तुलना कुछ हो ही नहीं सकता है। यहां तक कि भगवान भी मां का प्यार पाने के लिए इंसान रूप में अवतार लेते हैं और मां का प्यार पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज उसी मां के ऊपर लिखी गई एक बहुत अनमोल कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आज इस कहानी को आप लोग सुनिएगा। इस कहानी को सुन करके आप लोग अच्छे तरीके से आनंद उठाइएगा। आज इस कहानी को जितनी गहराई में हो सके अपने दिल में उतार लीजिएगा, क्योंकि आज ये कहानी आप लोगों को शायद बहुत जबरदस्त लगने वाला है। आज ये कहानी आप लोगों को बड़ा लाजवाब लगने वाला है। आज ये कहानी आप लोगों को दिल को छू लेने वाला है, शायद आंखें भी भर देगा ये कहानी। तो चलिए आज ना हम लोग इस कहानी का शुभारंभ करते हैं, मां। तो प्यारे बच्चों, आज इस कहानी का हम शुभारंभ करें, इससे पहले चाहते हैं कि एक बार पूरा कमेंट बॉक्स मां आई लव यू से भर जाना चाहिए। तो एक बार पूरा कमेंट बॉक्स इस बात से भर दीजिए, आई लव यू मां। ठीक है ना, मां आई लव यू, इससे पूरा कमेंट बॉक्स आज भर जाना चाहिए। प्यारे बच्चों, लोग मदर्स डे के दिन माता जी की तस्वीरें लगाते हैं, लोग मदर्स डे के दिन
आई लव यू माँ लिखते हैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, लेकिन एक सच्चे बेटे के लिए, एक अच्छे बेटे के लिए हर एक दिन मदर डे के समान है, हर एक दिन फादर डे के समान है। माँ के लिए कोई खास दिन नहीं होता है, सब दिन माँ के लिए है, और माँ के लिए भी सब दिन अपने बेटे के लिए है। माँ अपने बेटे के लिए दुनिया में हर किसी से लड़ सकती है। अगर माँ के शरीर में खून का एक बूंद भी हो तो वो बूंद उनके बेटे के लिए समर्पित होता है। माँ भूखी रह जाएगी लेकिन अपने बेटे को कभी भी भूखा नहीं सुलाती है। किसी कवि ने बहुत खूब लिखा है कि आजकल गरीब होना बहुत बड़ा पाप है, गरीब से ज्यादा वैल्यू कहीं ना कहीं कुत्तों का है। एक कवि जो है वो लिखते हैं कि कुत्तों को मिलता दूध भात, भूखा बालक चिल्लाता है। लिखते हैं, जरा गौर से सुनिएगा, लिखते हैं कि कुत्तों को मिलता दूध भात, भूखा बालक चिल्लाता है, मां की हड्डियों से चिपक जाड़े की रात बिताता है। समझ रहे हैं बात? तो प्यारे बच्चों, मां वो चीज है जो आपके लिए दुनिया से लड़ जाएगी। तो बस मां का साथ कभी मत छोड़िएगा, मां का हाथ कभी मत छोड़िएगा, मां का विश्वास कभी मत टूटने दीजिएगा। मां है तो इस दुनिया की सारी खुशी है, पिता है तो वो दुनिया का सारा खुशी अपना है। तो प्यारे बच्चों, माता पिता से सब लोग बहुत प्यार करिए। आइए अब माँ के बारे में तो अगर बखान करना शुरू करें तो भाई पूरा क्लास ही माँ के बखान में निकल जाएगा, लेकिन हम लोगों को इस कहानी का बखान करना है। आज जो माँ कहानी है ना, ये माँ कहानी का आज हम लोगों को बखान करना है। तो आइए माँ कहानी का बखान हम लोग करना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक बात और बता दें कि जो बच्चे टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं वो सभी बच्चे टॉपर बैच में जरूर जुड़ जाइएगा। टॉपर बैच का हिस्सा आप लोग जरूर बनिएगा, ताकि टॉपर बैच आप लोगों को टॉपर बनाने के लिए पर्याप्त है। टॉपर बैच के अंदर वो सारी सुविधाएं हैं, वो सारी फैसिलिटीज हैं जो कि आप लोगों को टॉपर बना सकता है। तो आप लोग ना टॉपर बैच में जरूर जुड़िएगा। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो कहानी पढ़ने वाले हैं, इस कहानी का नाम है मां। इस कहानी का नाम है मां, ठीक है ना? इस कहानी का नाम है मां। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग सबसे पहले इस कहानी के लिखने वाले जो लेखक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा कि इस कहानी के लिखने वाले जो लेखक हैं ये गुजरात के हैं, और इसलिए ये कहानी भी गुजराती कहानी है। इसलिए ये कहानी भी कैसा है? यह कहानी भी गुजराती कहानी है। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह जो कहानी है, यह कहानी है, ये कैसी कहानी है? तो यह कहानी गुजराती कहानी है। कैसी कहानी है बाबू? गुजराती कहानी है। ये कहानी कैसी कहानी है? तो याद रखिएगा कि ये गुजराती कहानी है, ये गुजरात की कहानी है प्यारे बच्चों। और गुजराती लेखक भी हैं जिनका नाम है ईश्वर पेटलीकर, ठीक है ना? इस कहानी के जो लेखक हैं, इस कहानी के जो लेखक हैं जिनका नाम है ईश्वर पेटलीकर। क्या नाम है बाबू? ईश्वर पेटलीकर। इस कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर, याद रखिएगा। और ईश्वर पेटलीकर एक गुजराती कहानी के कहानीकार हैं, तो आप लोग ना इनको अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। क्लियर? हाँ, आज बिल्कुल याद रखिएगा, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि मां कहानी जो है, मां कहानी जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है, तो जवाब दीजिएगा ईश्वर पेटलीकर के द्वारा मां कहानी लिखा गया है, ठीक है ना? ईश्वर पेटलीकर, ईश्वर पेटलीकर के द्वारा यह मां कहानी लिखा गया तो जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कहानी ईश्वर पेटलीकर का है। एक कहानी है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, एक कहानी है जिसका नाम है खून की सगाई। क्या नाम है? खून की सगाई। यह कहानी भी ईश्वर पेटलीकर के द्वारा ही लिखा गया है। यह जो कहानी है खून की सगाई, यह कहानी भी किनके द्वारा लिखा गया है? ईश्वर पेटलीकर के द्वारा ही लिखा गया है। अच्छा, इसके अलावा ईश्वर पेटलीकर के ही द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसका नाम है काला पानी। काला पानी, ध्यान रखिएगा। ईश्वर पेटलीकर के द्वारा ही लिखा गया एक जबरदस्त उपन्यास है जिसका नाम क्या है? काला पानी। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? तो ईश्वर पेटलीकर के ऐसे ऐसे दर्जनों पुस्तक हैं जो प्रकाशित है, दर्जनों पुस्तक जो है वो ईश्वर पेटलीकर का प्रकाशित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? समझ में आ गया बाबू? अच्छा, यह कहानी चूंकि गुजरात की कहानी है,
गुजराती भाषा में लिखा हुआ था, तो फिर गुजराती से हिंदी में अनुवाद किसने किया? ध्यान रखिएगा, इस कहानी को संपादित करने वाले हैं, यानी कि गुजराती से हिंदी में संपादित करने वाले हैं गोपाल दास नागर। संपादक, इस कहानी के संपादक कौन है? याद रखिएगा, संपादक हैं गोपाल दास नागर। कौन है बाबू? गोपाल दास नागर। याद रहेगा? तो बस लेखक परिचय में इतना ही याद रखिएगा, इससे ज्यादा आपको लेखक परिचय याद रखने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। लेखक परिचय अगर आप इतना याद रख लेते हैं तो इससे ज्यादा आपको याद रखने का जरूरत भी नहीं पड़ने वाला है। आइए प्यारे बच्चों, अब सीधे हम लोग इस कहानी में प्रवेश करते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग सीधे इस कहानी में प्रवेश करते हैं। एकदम अच्छे तरीके से ना इस कहानी को समझने का प्रयास करिएगा, अच्छे तरीके से आप लोग इस कहानी को सुनने का प्रयास करिएगा, ताकि आप लोग एक एक चीज को अच्छे तरीके से समझ सकें। प्यारे बच्चों, इस कहानी में एक माता जी हैं, समझिएगा, इस कहानी में एक माता जी हैं। अब ना आप लोगों को हम जरा अच्छे तरीके से समझाते हैं, ठीक है ना, अच्छे तरीके से अब हम लोग ना समझाते हैं, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करना बाबू, ठीक है ना। इस कहानी में ये माता जी हैं, और माता जी जो हैं, ठीक है ना, इनकी एक छोटी सी बेटी है, इनकी एक छोटी सी बेटी है, समझिएगा, इनकी एक छोटी सी बेटी है, ठीक है ना। माता जी की एक छोटी सी क्या है? बिटिया है। क्लियर? एक प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया के जैसी एकदम इनकी एक बेटी है, लेकिन संजोग से भगवान ने इसको दिमाग नहीं दिया, यानी कि पागल बना दिया, समझना बाबू। और आप लोग ना क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, जितने भी बच्चे यहां पे जुड़े हुए हैं एक बार जल्दी से ना आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा। सभी बच्चे एक बार जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए तो, और सारे बच्चे क्लास को लाइक भी कर दीजिए। जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, और सारे बच्चे ना एक बार जल्दी से क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, जल्दी जल्दी से। सभी बच्चे ना क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, और जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे ना एक बार क्लास को फटाफट से लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आज कहानी में बड़ा दिलचस्पी लाने वाले हैं, आज कहानी में बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। इतना मजा शायद आप लोगों को बाकी भी अन्य कहानियों में आया होगा, इसके दो कहानी में कहीं उससे ज्यादा मजा आएगा। हाँ, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, ये जो लड़की है, इस लड़की का नाम है मंगू। इस लड़की का क्या नाम है? मंगू, समझिएगा। और ये जो मंगू है ना, ये मंगू जो है, ये पागल लड़की है। कैसी लड़की है बाबू? ये पागल लड़की है, जन्म से ही पागल है। पागल के साथ साथ गूंगी भी है, पागल के साथ साथ गूंगी भी है। यानी कि जो मंगू है वो जन्म से ही पागल है, और पागल के साथ साथ ना गूंगी भी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एकदम एक एक चीज को ना समझने का प्रयास करिएगा। जन्म से ही पागल है, और पागल के साथ साथ गूंगी भी है। मां बहुत लाड से, बहुत प्यार से मंगू को पालती है, पोसती है। मां बिल्कुल समझते ही नहीं है कि हमारी बेटी जो है वो पागल है। एक मां का ममता अपने बेटे पे सबसे ज्यादा होता है, चाहे बेटा कैसा भी रहे। अगर आप हर एक मां से पूछिएगा कि दुनिया का सबसे स्मार्ट, दुनिया का सबसे बढ़िया, दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का कौन है, तो हर एक मां कहेगी कि हमारा बेटा है, ठीक है ना। दुनिया के किसी भी मां से पूछिएगा कि दुनिया का सबसे प्यारा लड़का कौन है, वो बिना एक सेकंड की देरी किए हुए वो सीधे कहती हैं कि हमारा बेटा है। वो अपने बेटे में ही संसार देखती है, वो अपने बेटे में ही दुनिया देखती है। तो प्यारे बच्चे ध्यान रखना, मंगू जो है वो जन्म से पागल है और गूंगी भी है। मतलब मंगू इतनी पागल है, इतनी पागल है कि एक तो उसको अपने सामान का ख्याल नहीं रहता है कि हमारा कौन सामान कहां पर है। बालों को जैसे तैसे पागल के जैसे किए रहना। रात को जब सोती है तो बड़ी हो जाने के बाद भी, चूंकि ये थोड़ा बड़ी हो गई है, बड़ी हो जाने के बाद भी ये अपने बिछावन पे ही पेशाब कर देती है। इतना ही नहीं, जब वो जमीन पे बैठी रहती है तो जमीन पे पेशाब कर देती है, और जमीन पे जब पेशाब करती है तो उस मिट्टी को अपने हाथ से कुरेदने लगती है जिस मिट्टी पर इसने पेशाब किया। इतनी पागल है कि उसको ये नहीं पता है कि ये पेशाब है, ये गंदी चीज है, इसको हाथ से टच नहीं करना, ये मिट्टी को ही कुरेदने लग जाती है, इतनी ये पागल है। कभी मां अगर डांट देती, कैल तुम क्या कर रही हो, तो डांटने के बाद अगर ये शांत हो जाती तो मां बड़ा प्रसन्न होती थी, मां बड़ा खुश होती थी। करे देखो हम डांट दिए, वो लड़की समझ रही है कि हमारी मां डांट रही है। मतलब इतना 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 मां इसके प्रेम में अभिभूत थी एकदम से।
गांव वाले लोग कहते थे कि मंगू को ना अस्पताल में भर्ती करा दो, जो पागल का अस्पताल है वहां पे ना मंगू को भर्ती करा दो। लेकिन मां कहती थी कि अरे अस्पताल में भर्ती करा दे, अस्पताल तो गौशाला से भी बदतर है, अस्पताल से बढ़िया तो कम से कम गौशाला होता है। हमारी बेटी जो है उसका ख्याल हम रख सकते हैं बढ़िया से, अस्पताल वाले उसका ख्याल रखेंगे? अस्पताल वाले अस्पताल की उपमा वो गौशाला से करती है। मां कहती है कि अस्पताल है कि वो गौशाला से भी बढ़िया नहीं है, उससे अच्छा तो हमारा गौशाला है घर का। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। मां कहती है कि भाई अगर हम मंगू को अस्पताल में भर्ती करा दिए ना तो जानवरों की तरह लोग इसके साथ व्यवहार करेंगे, बांध के रखेंगे इसको, क्योंकि ये पागल है, किसी को भी कभी भी मार सकती है, किसी को गाली दे देगी। हम इसकी मां है, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अस्पताल वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए इसे अस्पताल में जानवरों के जैसा रखा जाएगा और हम ऐसा जीते जी कभी हरगिज होने नहीं देंगे। ठीक है ना, यानी कि मंगू को बड़े प्यार से वो अपने घर पर रखती थी, पागल है लेकिन उसे अस्पताल में भर्ती नहीं करवाती थी। और अपनी इस पागल पुत्री को, अपनी इस पागल बेटी को जिस तरीके से पालती पोसती, सेवा करती, लाड प्यार करती, यह देख करके लोग उसकी मां की प्रशंसा करते थे। यह देख करके लोग उसकी मां की प्रशंसा करते थे और कहते थे कि इतना प्यार एक मां ही कर सकती है और इस दुनिया में कोई नहीं। अगर ये मंगू दूसरे के घर में होती या फिर अस्पताल में होती तो शायद ये अब तक मर गई होती, जीवित भी नहीं होती। लेकिन पागल होने के बाद भी इसकी मां ने इसके खाना पीना का इतना ख्याल रखा है कि ये हष्ट पुष्ट हो गई है, शरीर इसका बढ़िया है। अच्छा, इसकी मां की ऐसा नहीं है कि ये अपनी बेटी को इतना प्यार कर रही है तो इसकी मां की सिर्फ एक ही संतान है, ना ना ना, इसकी मां के पास, इसकी मां की कुल 4 संतान थे, जिसमें एक मंगू है। इसके अलावा इनकी मां की 2 लड़का और है, समझिएगा 2 लड़का और है और 1 लड़की और है, यानी कि 4 गो संतान था। मंगू के अलावा 2 लड़का और 1 लड़की और, यानी कि मंगू जो है ना वो 4 भाई बहन थी। लेकिन परीक्षा में कुछ अलग तरीके से सवाल पूछता है कि मंगू की मां के पास मंगू के अलावा और कितनी संतान थी। तो अगर मंगू के अलावा पूछेगा तो बताइएगा कितना, 3, क्योंकि पूछ रहा है कि मंगू के अलावा, मतलब मंगू को अगर हटा दीजिए तो मंगू के अलावा कितना हो गया, 3, 2 लड़का और 1 लड़की। लेकिन पूछेगा कि मंगू के मां की कुल कितनी संतान थी, तो मंगू के मां की कुल 4 संतान थी। मंगू के अलावा 3, अगर मंगू को भी मिला दिया जाए तो 4। ठीक है ना, ध्यान से सुनना बाबू, ध्यान से। और आप लोग ने जरा क्लास को शेयर करिए। आज हम चाहते हैं कि कम से कम 3000 से अधिक बच्चे इस लाइव क्लास में जुड़े, 3000 से अधिक बच्चे। और बहुत सारे बच्चे तो क्लास को लाइक भी नहीं किए हैं भाई, हैं? क्लास को आप लोग लाइक भी नहीं किए, जल्दी जल्दी से ना, हाँ जल्दी जल्दी से थोड़ा लाइक करिए और क्लास को शेयर कर दीजिए। देखो बाबू, मंगू अपने गांव में अपने इस पागल बेटी के साथ अकेली रहती थी। दोनों जो लड़का था, ये दोनों लड़का बाहर में अपना बेचारा नौकरी करता था, शादी ब्याह उसका हो गया था। ठीक है ना, दोनों लड़का का ये मतलब पढ़ा लिखा करके बड़ा करवा दी थी, शादी ब्याह हो गया था, बेचारा अपना शहर में रह रहा था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक लड़की थी, उसका भी शादी हो गया था, विवाह होकर के वो भी अपना ससुराल चली गई थी। अब तीनों संतान अपना अपना जगह पे था। सिर्फ अगर मंगू के मां के पास अगर कोई थी तो वो उसकी एक पागल सी बेटी जिसका नाम है मंगू। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जब भी कोई छुट्टी रहता, पर्व त्योहार रहता, तो दोनों लड़के जब घर आते तो मां का हृदय खिल उठता था कि हमारे भी घर में चहचहाहट आ गया है। वह हर्ष से, मतलब खुशी से पागल तो भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो मंगू के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। अपने बेटा का जो बेटा था, यानी कि मंगू अपने पोतों के साथ, अपनी पोतियों के साथ खेलती थी, लेकिन उसका ध्यान हमेशा लगा रहता था मंगू पर, क्योंकि वो पागल थी। सब लोग तो भाई अपना ख्याल अपने से रख सकते थे, लेकिन मंगू अपना ख्याल अपने से नहीं रख सकती थी। तो मंगू की जो मां जो थी ना, चाहे घर में कितने लोग भी क्यों ना आ जाए, लेकिन मंगू की मां जो है वो अपनी बेटी को हमेशा ख्याल रखती थी, बेटी को हमेशा ध्यान रखती थी। अब जब मां अपनी इसी पागल बेटी के लिए दिन रात काम करती थी, दिन रात इसी में लगल रहती थी, तो इसकी जो बहुएं थी, यानी कि दोनों लड़कावा के जो पत्नी थी, वो देख करके ना अंदर अंदर किपकिपाती थी, अंदर अंदर कसमसा जाती थी।
अरे घर में हम लोग आए हुए हैं, इनका 2 बेटा आया हुआ है, पोता है, पोती है, ये किसी को नहीं भाव दे रहे हैं और सबसे ज्यादा भाव ये पगलिया को दे रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि जो बहुएं थी ना वो कसमसा जाती थी अंदर ही अंदर, मतलब कहते हैं ना कि देख के जलने वाला भाव। क्योंकि भाई बहू को क्या है, बहू तो दूसरी घर से आई है, उसको तो अपने बेटा के प्रति प्यार होगा, लेकिन मां को तो अपने बेटी के प्रति प्यार होगा ना। तो बहुएं जो थी ना वो अंदर ही अंदर कसमसाती थी, लेकिन मां जो थी वो हमेशा मंगू को अपने छाती से सटा करके रखती थी। मां का जो स्नेह था हमेशा मंगू के लिए था। गांव वाले नसीहत देते थे, गांव वाले जब देखते थे ना कि अरे भाई एकदम सर पर चढ़ा करके रख ले है मंगू को, हो सकता है कि शायद इसलिए भी पागल हो, कोई काम मंगू को करने नहीं देती है, सब काम अपने करती है, यहां तक कि अगर ये पैखाना पेशाब भी करती है तो वो भी मां ही साफ करती है, खुद से इसके साफ नहीं करने देती है। मतलब कुल मिलाकर के खाना भी खाती है ये मंगू तो मां ही अपने हाथ से खाना खिलाती है। मतलब कुल मिलाकर के ये कि मां जो है ना वो एक काम मंगू को नहीं करने देती है, सब काम अपने से करती है। इसलिए गांव वाले भी मंगू की मां को सलाह देते हैं कि तुम इसको अब चढ़ा करके रखी हो, अगर ये कोई गलती करती है तो इसको 2 थप्पड़ मारना चाहिए। हो सकता है कि 2 थप्पड़ मारने पर ये अगली बार से कोई गलती ना करे, तो गलती करने पर तुम इसको लाड प्यार करती हो, यही तो सबसे बड़ा दिक्कत है। गांव वाले लोग कहते थे ना कि गलती करने पर इसको 2 थप्पड़ लगाओ तब ये जाकर के सुनेगी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब जब कोई ऐसा बोल देता था ना कि अगर गलती करे मंगू तो उसको 2 थप्पड़ मारो, ये 2 थप्पड़ मारो, तो मां जी का आंसू डबडबा जाता था, मां जी का आंख से आंसू निकलने लगता था कि कैसे कोई कह दिया कि मंगू को 2 थप्पड़ मारो, ये पागल लड़की है, ये अपंग लड़की है, कैसे हम इसको मार दें। जिस लड़की को वो अपने हमेशा हृदय से सटा करके रखती है उस लड़की को कैसे मार दें, हैं? मां कहती है कि ये हमसे तो नहीं होगा, और मां जो गांव वाले ऐसा कहते हैं ना उनको मां कहती है कि एक बात ध्यान रखना कि पराई मां ही कान छेदती है। इस पंक्ति का बहुत बड़ा अर्थ है कि पराई मां ही कान छेदती है। समझिएगा, ये एक लाइन है प्यारे बच्चों कि पराई मां ही कान छेदती है, कान छेदती है, पराई मां ही कान छेदती है। मतलब समझ रहे हैं, जब लड़की का कान छेदा जाता है, कान में जो पहनती है तो उसको पहनने के लिए कान में छेद किया जाता है ना, तो कान में छेद कभी भी अपनी मां नहीं करती है, क्योंकि अपनी मां के पास इतना हिम्मत नहीं है कि वो अपने ही संतान की कान में सुई डाल करके उसको छेद करे। तो इसलिए जो दूसरों की मां होती है ना वो हमेशा कान छेदती है। तो इसलिए कहावत कहा गया है कि हमेशा पराई मां ही कान छेदती है। ठीक है, तो यहां पे कहा गया है कि भाई दूसरे की मां को क्या तकलीफ है कि दूसरे का बाल बच्चा कितना दुख में है, सुख में है, वो तो तकलीफ अपनी मां को पता लगता है ना कि हमारा बेटा हमारी बेटी कितनी तकलीफ में है, कितनी दुख में ही है? तो ये तो सब अपने को पता लगता है। तो मां जी जो है ना वो अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि मां जो है वो अस्पताल को किसकी उपमा देखती थी? गौशाला की उपमा देती थी। मां कहती थी कि गौशाला में तो हम कभी भर्ती नहीं कराएंगे, यानी कि अस्पताल जो है वो गौशाला जैसा होता है। शायद अगर मंगू मर गई तो फिर वहां कोई देखने वाला भी नहीं होगा। लोग कहते थे कि अरे भाई मंगू पागल है, गूंगी है, भगवान इससे अच्छा तो उसको उठा लेते, भगवान इससे अच्छा इसका जन्म ही नहीं देते जो बढ़िया रहता। किसी ने मंगू की मां को यह नसीहत दिया कि अब इस लड़की का क्या करोगे, जीवन भर इसको खेपती रहोगी, इससे अच्छा है कि इसको जहर उहर का सुई दबा करके मरवा दो, कम से कम छुटकारा मिलेगा। मंगू की मां कहती है कि यह तो काम हमसे ना होगा। अगर प्राकृतिक रूप से इसकी मौत आ जाए तो वो एक अलग बात है, हम उसे छुटकारा मानेंगे। अगर भगवान अपने से अगर इसको कोई दुख तकलीफ देकर के उठा लिए तो ये तो हमारे लिए चलो भाई कि भगवान ने ऐसा किया, लेकिन हमसे ऐसा ना होगा कि हम इसको जान करके कुछ करवा दें। ये तो हमसे कभी हो ही नहीं सकता है। ये तो हुआ कि हम अपनी बेटी को जानबूझ करके अपने मतलब कि मौत के मुंह में ढकेल दिए, ऐसा तो हमसे बिल्कुल होगा भी नहीं। अब जो दोनों बेटे थे ना ये भी मां की भाव को समझ गए थे। अब दोनों बेटे भी बहुत जिद करते थे कि अरे मंगू को अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं ना, मां कितना दिन तक इसको घर में रखोगी? लेकिन मां कहते थे कि नहीं, हम इसको कभी रखेंगे ही नहीं। बेटा समझाता था मां को कि मां अगर अस्पताल में भर्ती कराएंगे तो हो सकता है कि इसका पागलपन दूर हो जाए, हो सकता है कि यह पागल जो है वो खत्म हो जाए।
आप इस अस्पताल में भर्ती करा दो, ठीक है ना। माँ को ना दोनों लड़के समझाते थे कि अगर बढ़िया डॉक्टर के पास दिखाएंगे, वहां पर बढ़िया नर्स रहेगा, उसके निगरानी में अगर इसको रखा जाएगा तो हो सकता है कि उसका आदत धीरे धीरे सुधर जाए, खुद से कपड़ा पहनने लग जाए, खुद से हो सकता है कि बाथरूम जाने लग जाए। तो इसलिए ना बेटे भी बहुत समझाते थे, दोनों जो लड़के थे ना ये भी अपनी माँ को समझाते थे कि माँ इसको अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं, वो अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी मां नहीं मानती थी, मां का हृदय नहीं मानता था। मां कहती थी कि ना, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम यहां तक इसको एक थप्पड़ नहीं मार सकते हैं और तुम इसे हमें अस्पताल में भर्ती कराने की बात कर रही हो, ऐसा तो हमसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। यानी कि मां जो है वो कहती है कि ऐसा हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। मां जो है ना, आप लोग को पता होगा कि जब दुनिया के सारे डॉक्टर फेल कर जाते हैं तो मां का दुआ ही काम आता है। अब लोगों ने ये कहा कि भाई ऐसा करो, तो जब तुम अस्पताल में इसको भर्ती नहीं करवाओगी तो गांव में ना झाड़ फूक बहुत चलता है। लोगों को लगता है कि भाई झाड़ फूक करा दो, कोई भगवान का जाप करा दो, या फिर कोई ज्योतिषी से दिखवा दो, हो सकता है कि ठीक हो जाए, ठीक है ना। तो गांव में ही किसी ने ये मंगू की मां को सलाह दे दिया, ठीक है ना। ये कौन है मंगू की मां, हम लिख भी देते हैं, ये कौन है मंगू की मां। अब गांव में ही किसी ने मंगू की मां को यह सलाह दिया कि ऐसा करो, इसको ज्योतिषी के पास दिखवाओ। वो ज्योतिषी जो है ना वो देख करके कहेगा कि भाई इसके लिए शुभ दिन कब है, क्या ये जीवन भर, जैसे होता है ना कि कुछ लोग अपना हाथ दिखवाते हैं कि जरा हथवा के रेखा देख करके बताइए तो कि सब दिन हमारा जीवन ऐसा ही रहेगा कि जीवन कभी बदलेगा, कुछ लोग ऐसा करते हैं। तो वैसे ही कुछ लोग, गांव वाले लोग मंगू की मां को सलाह देते हैं कि मंगू को ज्योतिषी के पास दिखाओ, हो सकता है कि ज्योतिषी के पास जाने पर कुछ वो बढ़िया राय दे, बढ़िया सलाह दे। तो जब मंगू की मां ज्योतिषी के पास लेकर के जाती है मंगू को, तो ज्योतिषी जो है ना वो कहते हैं कि अगहन का महीना इसके लिए श्रेष्ठ है। क्या कहते हैं बाबू? अगहन का महीना, ध्यान से सुनिएगा। ज्योतिषी है ना जो कहता है कि अगहन का महीना जो है वो इसके लिए श्रेष्ठ है, ठीक है ना। ज्योतिषी ने क्या कहा कि अगहन के महीना में अगर संभव हो तो इसको कहीं पे दिखाओ, ये शायद ठीक हो जाएगी, ठीक है ना। और तब से मां जो है वो अगहन के महीना का इंतजार करने लगी। अगहन का महीना मां के लिए आराध्य देव बन गया था। वो अगहन के महीना का पूजा करने लग गई थी कि अगहन का महीना कब आता है, ठीक है ना। अगहन के महीना का इंतजार कर रही थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखिएगा, अगहन का महीना जब आता तो इस मंगू का जो उम्र है वो 14 वर्ष का पूरा हो जाता। अगहन के महीना में मंगू का उम्र कितना हो जाता? 14 वर्ष हो जाता। यानी कि मंगू जो है वो 14 वर्ष की लड़की है, आप लोग के जैसे ही होगी। आप लोग भी लगभग 14-15 साल के होंगे ना भाई, मैट्रिक का परीक्षा 14-15 साल में दिया जाता है, आप लोग भी लगभग 14-15 के होंगे। तो अगहन का महीना आएगा तब इसका उम्र 14 साल का हो जाएगा। मां जो है वो इंतजार कर रही थी कि भाई 14 साल पूरा होते होते जो इसकी एक बड़ी बहन है, इसका हम विवाह कर दिए थे, एक लड़की और थी ना मां की, तो उसका विवाह 14 वर्ष की उम्र में हो गया था। आमतौर पर पहले गांव में ना कम उम्र में शादी हो जाता था। तो मां जी है ना जो 14 वर्ष की उम्र में अपनी एक दूसरी बेटी का शादी कर दिए थे। और मां जी सोचती है कि अगर मंगू पागल नहीं होती तो 14 वर्ष इसका भी हो गया है, लगभग इसका भी शादी ब्याह तय हो गया होता, इसका भी आज शादी ब्याह हो गया होता। लेकिन सोचती है कि अगर अगहन के महीने में, ज्योतिष ने कहा है कि अगहन के महीना में ठीक हो जाएगी, अगर अगहन के महीना में मंगू ठीक हो गई तो तुरंत हम कोई बढ़िया सा लड़का देख करके इसका विवाह करवा देंगे। मतलब मां जो है ना वो जन्म से पागल मंगू के लिए एक बहुत बड़ा सपना देख लेती है कि अगहन के महीना में ये ठीक भी हो जाएगी, उसके लिए हम लड़का भी खुजवा देंगे। मतलब सब कुछ यह एक सपना की भांति मां जो है वो देख रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन मंगू अपनी उसी हरकतों को लगातार कर रही थी। मतलब मंगू जो है वो पागल तो थी ही, मंगू के मां का ख्याल रख रही थी। मतलब इस प्रकार से था ना कि मंगू अब पूर्ण रूप से ज्योतिषी पर निर्भर हो गई थी कि भाई अगहन महीने पर निर्भर हो गई थी कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी। मां को विश्वास हो जाता है ना। मां को देखिएगा कि अगर
अगर बेटा बीमार रहे ना, तो जब दवा काम न करता है तो मां ही एक ऐसी होती है जो नजर उतारती है। जहां पे डॉक्टर का दवा काम न करे तो मां जो है वो नजर उतारती है, और बहुत बार ऐसा हुआ है कि मां का नजर काम कर जाता है। तो ऐसा ही है कि मां जो है वो डॉक्टर के पास दिखाना नहीं चाहती थी। ज्योतिषी ने कह दिया था कि अगहन का महीना इसके लिए शुभ है, अगहन के महीना में ठीक हो जाएगी, तो ये अगहन के महीना का इंतजार कर रही थी। अब हुआ क्या प्यारे बच्चों कि उसी समय उसी गांव में प्राथमिक विद्यालय में एक लड़की जो थी वो और पागल हो गई, जिसका नाम था कुसुम। ध्यान रखिएगा, जिसका क्या नाम था? कुसुम। कुसुम नाम की लड़की प्राथमिक विद्यालय में पढ़ती थी, कन्या विद्यालय में, और कन्या विद्यालय में कुसुम नाम की लड़की उसी समय क्या हो जाती है? पागल हो जाती है। ठीक है ना। बात ऐसा है कि मंगू जो है वो तो भाई जन्म से पागल थी, लेकिन कुसुम जो है वो अचानक से पागल हो गई। ठीक है ना, अचानक से पागल हो गई। और सेम टू सेम कुसुम के साथ भी ऐसा ही हुआ कि वो भी जब पागल हो गई तो उसको भी मंगू की तरह ये टट्टी पेशाब का कोई ध्यान नहीं रहता था। कहीं पर कभी भी, कभी कपड़ा में ही पेशाब कर देती थी। मतलब एकदम लक्षण जो था ना वो मंगू के जैसा ही कुसुम का भी मिल रहा था। अब अच्छी लड़की पागल हो गई तो मंगू की मां कहती है कि भाई जब अच्छी खासी लड़की जब पागल हो सकती है, जब अच्छी खासी लड़की अपना बुद्धि विवेक खो सकती है, तो हमारी तो बेटी कम से कम जन्म से पागल है, हैं? हमारी बेटी तो जन्म से पागल है। अरे तो अच्छी खासी लड़की थी कुसुम, ये कैसे पागल हो गई हैं? इसमें तो बड़ा आश्चर्य की बात है। लेकिन कुसुम के परिवार वाले जो थे वो कुसुम को डॉक्टर के यहां पागल खाने में भर्ती करवाते हैं। कुसुम के परिवार वाले कुसुम को पागल खाने में भर्ती करवाते हैं। अब मां जी जो है, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, कुसुम की मां नहीं थी, कुसुम की मां नहीं थी। तो जब कुसुम को अस्पताल में भर्ती कराया गया तो मंगू की मां कहती है कि आज देखो कुसुम की मां नहीं है तो उसको लोग अस्पताल में भर्ती करा दिया। आज अगर कुसुम की मां जिंदा होती तो उसको अस्पताल में कभी भर्ती करने नहीं देती। आज उसकी मां नहीं है तो अस्पताल में लोग इसको भर्ती करा दिया है। लोगों के पास ममता नहीं है। ठीक है ना। यानी कि मां जो है ना, ये मंगू की मां जो है वो नहीं चाहती थी कि कुसुम को भी अस्पताल में भर्ती कराया जाए, लेकिन फिर भी कुसुम के परिवार वाले जो है वो कुसुम को अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। कुसुम को अस्पताल में भर्ती करवाते हैं और लगभग 2 महीना जब कुसुम अस्पताल में रहती है तो कुसुम का पागलपन ठीक हो जाता है। कुसुम जो है वो सही हो जाती है 2 महीना में। 2 महीना पागल खाने में रही ना, कुसुम को दवाई सुई हुआ, बढ़िया से इलाज हुआ, कुसुम ठीक हो गई। और जब कुसुम वापस अपने गांव में आई तो मंगू की मां सबसे पहले कुसुम को देखने के लिए गई। ठीक है ना। जब कुसुम ठीक होकर के घर पर आई तो सबसे पहले मंगू की मां जो है वो दौड़ी दौड़ी देखने के लिए गई, और मंगू की मां के साथ साथ पूरा गांव जो है वो कुसुम को देखने के लिए गया कि क्या पागल लड़की सचमुच में ठीक हो गई है। पूरे गांव की महिलाएं सब कुसुम को देखने के लिए गई, पुरुष भी देखने के लिए गए, लेकिन उसमें सबसे आगे मंगू की मां थी, क्योंकि मंगू की मां का एक उम्मीद था कि अगर कुसुम ठीक हो जाएगी तो शायद हमारी बेटी भी ठीक हो जाए। लोगों ने कहा कि कुसुम ठीक हो गई है, तो मंगू की मां को विश्वास ही नहीं हुआ। ये दौड़ी गई कुसुम को देखने के लिए। जब वहां पर देखी कि एकदम कुसुम जो है वो ठीक हो गई है, साफ सुथरी है, एकदम सब काम अपना कर रही है, अपना बोलचाल कर रही है, सलाह दे रही है, सब कुछ सही हो गया। और वहीं पर गांव वाले जो है वो मंगू की मां को नसीहत देने लगे। मंगू की मां को कहने लगे कि देख रही हो मंगू की मां, कुसुम ठीक हो गई ना अस्पताल में, अगर तुम भी अपने बेटी को अस्पताल में भर्ती करा दो तो शायद वो भी ठीक हो जाएगी। जब सब लोगों ने मंगू की मां से कहा कि जिस तरीके से कुसुम आज ठीक हो गई है उसी तरीके से तुम्हारी मंगू भी ठीक हो सकती है, तुम भर्ती कराओ, तब मंगू की मां को भी एक विश्वास आया, लगा कि भाई सचमुच में हो सकता है कि मंगू भी ठीक हो जाए जैसे कुसुम ठीक हो गई। और मंगू की मां जो है वो कुसुम के परिवार वालों से पूछने लगती है कि अस्पताल का माहौल कैसा है, क्या अस्पताल में बढ़िया से देख रेख किया जाता है, क्या अस्पताल में मरीजों के साथ कोई दिक्कत तो नहीं होता है, क्या कोई डर भय तो नहीं होता है, क्या उसका ख्याल वहां से लोग बढ़िया से रखते हैं, खाना पीना बढ़िया से देते हैं। मतलब मंगू की मां जो है ना वो अनेक प्रकार का सवाल जो है वो कुसुम के परिवार से पूछना चाहती है, ताकि उसके मन में जो सवाल है कि अस्पताल बहुत अच्छा जगह नहीं है, ये सब खत्म हो जाए। ठीक है ना।
मंगू की मां के मन में अस्पताल को लेकर के जो नकारात्मक छवि बना हुआ था वो छवि खत्म हुआ। अब मंगू की मां को विश्वास हो गया था कि हमारी बेटी को भी अगर अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वो शायद ठीक हो जाएगी, ठीक है ना। अंत में मंगू की मां जो है वो अपने बेटे के पास चिट्ठी लिखती है और कहती है कि मंगू की मां को अस्पताल में भर्ती कराना चाहते हैं, ठीक है ना। मंगू की मां ने निर्णय ले लिया कि हमको भी अब अस्पताल में भर्ती कराना है। मंगू की मां ने यह निर्णय ले लिया कि हमको भी मंगू को कहां भर्ती कराना है, अस्पताल में। इसलिए अपने सबसे बड़े लड़के को चिट्ठी लिखती है। दूगो लड़का जो बाहर में नौकरी करता था उसको मंगू की मां चिट्ठी लिखती है कि भाई घर आ जाओ, हम भी अपनी बेटी को अस्पताल में भर्ती कराना चाहते हैं। अब जब बड़ा लड़का को चिट्ठी मिला तो बड़ा लड़का घर आ गया, ठीक है ना, कि चलो भाई अपनी बहन को अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं, मंगू को अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं। अब मंगू जो है वो बेचारी, वो ये मंगू की मां जो है वो धीरे धीरे वृद्ध हो गई थी। मंगू की मां भी अब धीरे धीरे थक गई थी, ठीक है ना। अपनी ही पुत्री की सेवा में लगे लगे, अपनी ही बेटी की सेवा में लगे लगे वो थक गई थी। कभी कभी वो जब बैठी रहती थी तो उसको नींद आ जाता था, वो सपना देखने लग जाती थी कि क्या सचमुच में मैं थक गया हूं। अगर हम थक गए तो फिर हमारी बेटी का ख्याल कौन रखेगा। अरे जब तक हम जिंदा हैं तब तक तो हम अपनी बेटी का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन जब हमारा ही हाथ पैर नहीं चलेगा तो फिर हमारी बेटी का ख्याल कौन रखेगा। मां ये सब सोच करके ना बड़ा चिंतित हो जाती थी कि जब हम थक गए तो फिर हमारी बेटी का ख्याल कौन रखेगा, जब हम ही नहीं रहेंगे तो कौन हमारी बेटी को संभालेगा। इसलिए मां बड़ा चिंतित हो जाती थी। जब अस्पताल में भर्ती कराने का बात आया ना तो भी मां बड़ा चिंतित हो गई। अस्पताल में खाना पीना बढ़िया से देगा कि नहीं देगा। अगर अस्पताल में अगर ये अपने कपड़े में अगर खाना पेशाब कर दी तो उसको कोई साफ करेगा कि नहीं करेगा। अगर ये रात में सोती है तो अपना ओढ़ना जो है वो फेंक देती है, तो क्या उसको दोबारा फिर कोई ओढ़ना ओढ़ाएगा कि नहीं ओढ़ाएगा, हैं। ठंडा का दिन था। मंगू की मां सोचती है कि अगर गर्मी में भर्ती कराते तो शायद बढ़िया रहता, उस समय ओढ़ना ओढ़ना का कोई दिक्कत नहीं होता। अनेक तरह का चीज ना मंगू के मां के, अनेक प्रकार का प्रश्न मंगू की मां के दिमाग में आ रहा था। अनेक प्रकार का प्रश्न मंगू की मां के दिमाग में आ रहा था। अब जब मां जो अपने बेटे को चिट्ठी लिखी थी कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए तुम आ जाओ, और लड़का जो तुरंत पहुंच गया, तो मंगू के मां अपने मन में यह भी सोचती है कि अरे देखो, लड़कावा को चिट्ठी लिखे कि आ जाओ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना है, तुरंत चला आया। लगता है ना कि अपना बहन को सोच रहा है कि जल्दी से अस्पताल में ढकेल के एकदम निश्चिंत हो जाए, अपना छुटकारा लेना चाह रहा है। मतलब मंगू की मां सोच रही है ना कि देखो तो कितना बुलाया और तुरंत दौड़ल दौड़ल चला आया। चाहता है ना कि इसको अस्पताल में भर्ती करवा कर एकदम निश्चिंत हो जाए, अस्पताल में अपना रहेगी, अपना उधरे मर जाएगी। यानी कि अपने बेटे के बारे में भी नकारात्मक सोचती है वो अपनी मां जो है, ठीक है ना। अब चाहे जैसा भी हो, मां सोचने लगी कि गर्मी में भर्ती करें, लेकिन डर के मारे बोल नहीं रही थी कि भाई बेटा को बुला लिया है नौकरी पर से। अब बुलाने के बाद अगर कहेंगे कि हम गर्मी में इलाज करवाएंगे तो बेटवा बड़ा गुस्सा आएगा कि जब गर्मी में इलाज कराना था तो अभी काहे बुला ली हमको, हमारा ड्यूटी छूट गया। तो इस वजह से, इस डर से वह कुछ बोल भी नहीं रही है। मन ही मन वह बस घुटन महसूस कर रही है। वह सोच रही है कि अब करें तो क्या करें भाई, बेटा का भी पत्र लिख करके बुला लिए। अब फाइनली यह डिसीजन हो गया था कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करवाना है। अब कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि बेटा भी नौकरी पर से आ गया था। अगले दिन मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना था। आज रात भर मंगू की मां नहीं सोती है, उसको नींद ही नहीं आता है, क्योंकि कल सुबह में अस्पताल निकलना था। सुबह में अस्पताल निकलना है। रात भर मंगू की मां ऐसे ही लेटी रहती है बिछावन पर, लेकिन उसको नींद नहीं आता है। जैसे कहते हैं ना कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी। तो बस मंगू की मां के लिए भी यही रात सबसे अंतिम हो रहा था, यही रात सबसे भारी हो रहा था। मंगू की मां को ऐसा लग रहा था कि अरे अगले दिन से तो मंगू जो अस्पताल में भर्ती हो जाएगी, अगले दिन से तो मंगू अब हमारे पास रहेगी नहीं। बड़ा वो चिंतित हो गई थी। अब अगला दिन रात भर वो सोई नहीं। सुबह हुआ, सुबह में सब लोग नहा धो करके मंगू को भी नहा धोवाई, उसके बाद घर से निकलना था। जब मंगू की मां घर से निकलने लगी तो ऐसा लगा कि मानो पूरा ब्रह्मांड फट गया हो। मां का कलेजा फट गया एकदम से। मां रोने लग गई, आंखों में सावन भादो शुरू हो गया।
जिस प्रकार से आंखों में सावन भादो शुरू होने का मतलब होता है कि खूब रोवाई आना, मतलब आंख से झरझर झरझर लोर चल रहा था मंगू की मां का। ऐसा लग रहा था कि उसके आंख से आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी तरीके से कलेजे पर पत्थर रख करके वो अस्पताल जा रही थी। वही मां जो जिंदगी भर अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी, गौशाला समझती थी, आज वही मां उसी गौशाले के लिए निकल रही थी, उसी गौशाला में अपनी बेटी को भर्ती कराने के लिए निकल रही थी, उसी अस्पताल में रो रही थी, आंखों से झरझर आंसू चल रहे थे। जैसे ही वो ड्योढ़ी पर पहुंचती है, जैसे ही दरवाजे के पास जाती है, उसका पैर फिसल जाता है, मां गिर जाती है, उसका कलेजा कलकला उठता है, उसका हृदय फट जाता है मां का। मां सोचती है कि अब ये लड़की अगर अस्पताल में भर्ती हो जाएगी, इसका दुनिया में कोई नहीं रहेगा। जब हम सगी उसकी मां हैं, हम सगी मां हैं, और जब अपना सगी मां ही उसका ना हो सके तो बाकी दुनिया में कौन मंगू का होगा? हम सगी मां हो करके कैसी मां हैं हम कि हम इसको अस्पताल में भर्ती करवा रहे हैं? जब हम सगा हो करके इसका ख्याल नहीं रख सके, इसको अस्पताल में भर्ती ही करा रहे हैं, तो फिर हमसे बड़ा अभागा मां कौन होगा? यानी कि मां अपने मन में अनेक प्रकार के सवाल सोच रही है। अब मां को देख करके बेटे का भी हृदय भर आया है। मां को देख करके ऐसा लग रहा है कि भाई बेटा भी रो देगा, ठीक है ना। अब गांव की जो अन्य स्त्रियां थी वो मां को सहारा देती है, कहती है कि मां बस चल जाओ, एक बार का बात है, अगर इलाज हो जाएगा तो फिर दुनिया जीवन भर का कष्ट दूर हो जाएगा। सबके समझाने बुझाने पर अंत में मां जो है वो किसी तरीके से अपने घुटनों के बल खड़ा होती है और उसे बैलगाड़ी पे चढ़ाया जाता है। पहले बैलगाड़ी ही चलता था ना, पहले तो कोई गाड़ी जीप नहीं चलता था, तो बैलगाड़ी पर चढ़ाया जाता है। मां, बेटी और एक लड़का, तीनों जो है वो बैलगाड़ी पे चढ़ जाती है और शहर की ओर निकलती है। तीनों के तीनों बैलगाड़ी पे चढ़ जाती है और बैलगाड़ी पे चढ़ करके ना शहर की ओर निकलती है। समझ में आ रहा है ना बाबू? बैलगाड़ी से वो स्टेशन पे जाती है। स्टेशन पर जब वो जाती है तो ट्रेन का इंतजार करती है, ट्रेन पे चढ़ जाती है। मंगू और मंगू की मां और मंगू का जो भाई था वो सब ट्रेन पे बैठ जाता है। अब ट्रेन में पैसेंजर जो होते हैं ना वो आपस में चर्चा करने लग जाते हैं कि अरे ये लड़की पागल है, देखो ये लड़की पागल है, हैं? अच्छा खासा ट्रेन के पैसेंजर को गपशप करने का एक विषय मिल गया कि देखो ये लड़की पागल है और इसकी मां कैसी है, इसको पागल खाने में भर्ती कराने जा रही है, हैं? ऐसी खाती पीती लड़की है जो अस्पताल में रहेगी, ऐसी खाती पीती लड़की को कैसे अस्पताल में भर्ती करवा रहे हैं? मतलब अनेक प्रकार के नसीहत देने वाले फालतू के लोग, जिसको कहते हैं बिना फीस के वकील। तो ट्रेन में ना बिना फीस के वकील अक्सर मिल जाता है, ट्रेन में अक्सर बिना फीस का वकील मिल जाता है, जो यहां पर भी मिल गए। लोग ट्रेन में भी उसकी मां को नसीहत देने लग गए, ठीक है ना, कि जो भाई अपने बहन को अस्पताल में भर्ती कराने जा रहा हो वैसी भाई से क्या उपेक्षा रखी जा सकती है। कुछ लोग तो यहां तक बोल दिए कि अरे इस लड़की की मां नहीं है क्या, इस लड़की की मां मर गई है। और अगर तो ये बोली कि नहीं भाई हम ही इसकी मां है, तो बोली कि आप जिंदा जीते जी आप इसको अस्पताल में भर्ती करवा रहे हैं? कैसा अस्पताल में भर्ती करवा रहे हैं भाई, हैं? बाप रे बाप, मां होकर के आप इसको गड्ढे में ढकेल रहे हैं, अस्पताल में ढकेल रहे हैं, आप कैसी मां हैं? मतलब क्या है ना कि भाई ट्रेन में ना बिना फीस के वकील बड़ी ज्यादा मिल जाते हैं, और वैसे फीस के वकील इसकी मां को नसीहत दे रहे थे। मां का हृदय धीरे धीरे घबरा रहा था। अरे एक तो ऐसे कैसे कैसे कितना मेहनत करके मां जो है वो अस्पताल में भर्ती कराने के लिए राजी हुई है, ऊपर से सब अस्पताल ये पैसेंजर जो लोग है, ट्रेन में जो बैठा हुआ लोग है, वो अलग अपना ज्ञान दे रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अंत में किसी सबकी बात सुनते हुए, इग्नोर करते हुए मां जो है वो अस्पताल में पहुंच जाती है। मां जो है वो अस्पताल में पहुंच जाती है। अब वहां अस्पताल में देखती है कि कोई पागल उन्हें घूम रहा है, कोई पागल उन्हें घूम रहा है, कोई अलगे रुमाल पोंछ रहा है, तो कोई अलगे मुंह में रुमाले खा रहा है, तो कोई अलगे किसी का परिजन है तो किसी का मुंह धुलवा रहा है, हैं? यानी कि जो गांव के बोल रहे हैं, अस्पताल की जो नर्स सब थी, अस्पताल की जो सब नर्स थी, वो नर्स बहुत अच्छे तरीके से ना मरीजों का देखभाल कर रही थी। अस्पताल की सभी नर्स ना मरीजों का बड़े अच्छे तरीके से देखभाल कर रही थी। अब मंगू की मां देखती है कि अरे सब नर्स तो बढ़िया है, पागल का सब बढ़िया से ख्याल रख रही है, किसी का रुमाल से मुंह पोंछ रही है, किसी का हाथ से मुंह पोंछ रही है। मतलब मंगू की मां को यह लगता है कि भाई जगह बहुत बढ़िया है, मंगू को कोई तकलीफ होगा नहीं।
मंगू को कोई दिक्कत नहीं होगा, मंगू का यहां बढ़िया से ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि यहां सब देखने में दयालु लग रहे हैं। इतने में जो हॉस्पिटल की मेट्रन होती है ना, जो स्टाफ होती है, वो आ गई। अब पागल को जब अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लिया जाता है, जज से ऑर्डर लिया जाता है कि भाई हम इस लड़की को पागल खाने में भर्ती करवा रहे हैं। मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद ही पागल खाने में भर्ती होता है। तो मंगू का जो भाई था, जो आया था, वो जाता है और मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेकर के चला आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मंगू की मां को विश्वास हो गया था कि भाई अस्पताल में देखने वाला सब लोग है, अस्पताल में लोग इसका देखभाल करेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। मंगू की मां जो है वो उससे रहा नहीं जाता है, वो मेट्रन से पूछती है कि यहां पर अच्छी तरीके से देखभाल तो आप लोग करेंगे ना मंगू का? तो मेट्रन जो है, वो जो नर्स जो है, वो कहती है कि मां जी आप इस बात का बिल्कुल चिंता ना करें, यहां पर इसका अपने घर की तरह सेवा किया जाएगा। ठीक है ना? जब ये बात मेट्रन बोली, जब नर्स बोली कि चिंता ना करें, तो बीच में ही मां जी बोल दी, कह रहे कैसे चिंता ना करें, हम इसकी मां हैं, अगर हम चिंता नहीं करेंगे तो कौन इसका चिंता करेगा। साथ में बैठ करके इसको खिलाए हैं, अपने हाथों से खिलाए हैं, ये तो खुद से खाना भी नहीं खाती है, इसको हम अपने हाथों से खिलाते हैं तो खाते हैं। और इतना कहते कहते मंगू की मां जो है वो रोने लग जाती है। मेट्रन यानी कि नर्स जो है वो कहती है कि मां जी आप चुपचाप रहिए, आप रोइए मत, बिल्कुल चिंता ना करिए, हम भी आपकी बेटी के समान हैं, ये मंगू हमारी बहन के समान है, हम इसकी अच्छे तरीके से देखभाल करेंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करिए, हम भी इसको आप ही की तरह मुंह में डाल डाल के खिलाएंगे, आप बिल्कुल फिक्र न करिए। मां जी कहती है कि बहन सिर्फ खाना खिलाने का बात नहीं है, इसको अपने टट्टी पेशाब पैखाना का भी ख्याल नहीं रहता है, ये सब भी ख्याल रखना पड़ता है। रात में ये अपने कपड़े बिगाड़ लेती है, कपड़े फेंक देती है, उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। तो एक दूसरी जो नर्स थी वो बोलती है कि मां जी आप बिल्कुल चिंता ना करिए, रात में 4-5 बार हम लोग देखने के लिए आते हैं, सब मरीज को रात में 4-5 बार हम लोग आते हैं, इस सब का देखभाल करते हैं, आप इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करिए। तो मां जी कहती है कि अच्छा ऐसा बताओ कि इसको दवा हुआ तो समय पर मिल जाएगा ना? तो नर्स कहती है कि मां जी बिल्कुल दवा समय पर मिल जाएगा। फिर मां जी पूछती है कि भाई पागल खाने में तो और भी बहुत सारे पागल रहते होंगे, कोई उपद्रवी पागल होता होगा जो मारपीट करता होगा, कहीं ये सब तो मंगू को मारे पीटेगा नहीं? तो मेट्रन जो है वो नर्स जो है वो कहती है कि मां जी आप चिंता ना करिए, जो उपद्रवी पागल हैं, जो मारपीट करने वाले पागल हैं, उसको अलग वार्ड में रखा जाता है, उसको बांध करके रखा जाता है, ये बिल्कुल स्वतंत्र रहेगी, इसको एकदम अच्छे तरीके से रखा जाएगा और ये ठीक भी हो जाएगी। ठीक है ना? यानी कि मां को हिम्मत दिलाने का काम जो है वो कर रही है। अब अंत में मां जी कहती हैं कि अच्छा ठीक है भाई, हम तुम्हारी बातों से सहमत है, विश्वास हो गया, ऐसा करो कि मंगू को जिस कमरे में रखा जाएगा, जिस रूम में रखा जाएगा, वो वाला रूम हमको जरा दिखा दो, हम देखना चाहते हैं कि मंगू किस रूम में रहेगी और वो रूम कैसी है, कैसा व्यवस्था है। तो मेट्रन कहती है कि भाई अंदर जाने का किसी का अलाउ है नहीं, अंदर जाने का किसी का इजाजत है नहीं, इसलिए हम आपको अंदर नहीं दिखा सकते हैं। अब मां परेशान हो गई, मां कहती है कि जरूर खराब व्यवस्था होगा अंदर में, अगर बढ़िया व्यवस्था रहता तो आप लोग हमको नहीं दिखाते, बढ़िया व्यवस्था नहीं है इसलिए आप हमें दिखाना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन मेट्रन कहती है कि देखिए ये हॉस्पिटल है, ये आपको कोई घर नहीं है कि आपको घुमाया जाएगा, लेकिन आप चिंता ना करें, बिल्कुल आपकी बेटी यहां सुरक्षित रहेंगी और अच्छे तरीके से इसका देखभाल किया जाएगा। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। कुछ नर्स जो थी वो मंगू के साथ खेल रही थी, रुमाल दे रही थी कि लो मंगू तुमको ये रुमाल चाहिए, मंगू भी लपक के रुमाल ले रही थी। मंगू भी अपनी मां को छोड़ करके रुमाल लेने के लिए तैयार हो गई है। रुमाल को ना मंगू जो है वो पकड़ भी ली, रुमाल को मंगू पकड़ भी ली। इसी तरीके से अब धीरे धीरे समय बीता, अब मंगू को अंदर हॉस्पिटल में ले जाने का समय आ गया था। अब मंगू को लोग स्ट्रेचर पे लिटा करके या फिर ऐसे ही मंगू को अंदर दरवाजे के अंदर लिया गया, ये लेके जाया गया। आधा दरवाजा खुला तो मंगू की मां देखती है कि आधा दरवाजा से अंदर कुछ दिखाई पड़ जाए। ठीक है ना? जैसे ही आधा दरवाजा खुला मंगू को अंदर ले जाया गया। अब मंगू की मां देखते रहती है कि दरवाजा के अंदर घुसा, उसका कलेजा कांप गया, वो पुकारती है मंगू मंगू, वो पुकारने लगती है, रोने लग जाती है, उसका कलेजा फट जाता है, उसके चीखें निकल जाती है, मंगू की मां छटपटा जाती है।
कि अब हमारी बेटी हमारे हाथ से, हमारी आंखों से ओझल हो गई, दूर हो गई। जब अब मंगू की मां रोने लग जाती है तो एक नर्स आती है और मंगू की मां को समझाती है कि मां जी, आप ये ना सोचिए कि मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए लाए हैं। आप ये सोचिए कि बेटी को अस्पताल में नहीं बल्कि बेटे के घर छोड़ करके जा रहे हैं। एक डॉक्टर साहब आते हैं जो समझाते हैं कि आप अपनी बेटी को अस्पताल में नहीं बल्कि हम भी आपके बेटे के जैसे हैं, आप एक बेटे के घर में मंगू को रख रहे हैं। आप ऐसा मानिएगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए कि मंगू यहां पर असुरक्षित है। आपकी मंगू यहां पर एकदम सुरक्षित है। मंगू जो है वो अंदर चली गई। मंगू की मां जो है वो अब डॉक्टर साहब को समझाने लग गई। मंगू की मां जो है वो डॉक्टर को कह रही हैं कि देखिए भाई, रूखा सूखा रोटी मत दीजिएगा, हम इसको एकदम ताजा रोटी खिलाते हैं, दूध रोटी खिलाते हैं। दूध के साथ अगर रोटी खिलाइएगा तो ये बहुत अच्छा से खाएगी, चाव से खाएगी। अगर दूध ना हो तो कम से कम दाल दे दीजिएगा तो बहुत बढ़िया से खाएगी। यानी कि अस्पताल में डॉक्टर को इनकी मां जो है, मां का ममता ही ऐसा होता है ना कि भाई रहा नहीं जाता है। मां का ममता ही ऐसा होता है कि खींच लेता है, कितनों कुछ को दे संतुष्टि नहीं होता है। जाते जाते भी कह रही है कि मंगू को दूध रोटी खिलाइएगा, मंगू को दूध न मिलेगा तो दाल रोटी दीजिएगा, ये दाल रोटी चाव से खाती है। मतलब डॉक्टर को ये बताना चाह रही है कि हमारी मंगू को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। अब मंगू की मां तो मन ही मन ये सोच ही रही थी कि भाई अंदर में कैसा व्यवस्था है, हमको जाने नहीं दिया अंदर में, जरूर ये मरीजों के लिए कुछ अलग व्यवस्था करके रखा होगा, इसलिए हमको दिखाना नहीं चाहता है, या फिर गंदा जगह है हमको नहीं दिखाना चाहता है। अलग अलग तरीके का चीज ना लोग सोच रहे थे। अब मंगू अस्पताल में भर्ती हो गई थी। मंगू जो है वो अस्पताल में भर्ती हो गई थी। मंगू तो अस्पताल में भाई भर्ती हो गई। मां जो है वो रात को 11:15 बजे घर लौट गई। अब तो जब पागल खाने को अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है तो पागल खाने तो भर्ती हो जाता है, बाकी परिजन को घर भेज दिया जाता है कि आप लोग घर चले जाइए। मंगू की मां रोते कांपते बिलखते अपने घर लौट गई रात में 11:15 बजे। मंगू की मां रात में 11:15 बजे घर लौट गई। अगल बगल की गांव की जो उनकी पड़ोसिन थी वो सब लोग राह देख रही थी। सब लोग पूछने लगे कि मंगू को अच्छे तरीके से भर्ती कराया गया ना, सब लोग पूछ रही थी। कुछ रिश्तेदार आए थे वो भी पूछ रहे थे कि मंगू तो ठीक है ना, उसको अच्छे तरीके से भर्ती तो कराया गया ना। सब लोग घर में जग रहे थे, गांव में भी कुछ लोग जग गए कि भाई मंगू की मां जो है वो अस्पताल में मंगू को भर्ती करा करके आई है। मंगू की मां के लिए गांव वाले, घर वाले लोग खाना भी बना करके रखे थे। बहुत ज्यादा ठंड था। मंगू की मां जब सोने के लिए चली गई रात में तो मन ही मन सोच रही थी कि अरे इतना ठंडा है, मंगू को ओढ़ना ओढ़ाया होगा, चादर ओढ़ाया होगा, कम्बल ओढ़ाया होगा कि नहीं ओढ़ाया होगा, कहीं मंगू पेशाब तो नहीं कर दी होगी, कहीं मंगू अगर पेशाब कर दी होगी तो उसका गीला कपड़ा बदला गया होगा कि नहीं बदला गया होगा, कैसे उसको लोग रखले होगा, उसका फ्राक बदला होगा कि नहीं बदला होगा, उसका बिछौना बदला होगा कि नहीं बदला होगा। मतलब मंगू की मां है घर पर, लेकिन मंगू के लिए चिंता कर रही है जो मंगू अस्पताल में अब भर्ती हो गई है। रात भर ऐसे ही मंगू की मां सोचते रह गई, रात भर ऐसे ही सोचते रह गई। पेशाब करती होगी, बिछौना बदला होगा नहीं बदला होगा, कपड़ा गीला हो गया, ये हो गया वो हो गया, रात भर सोचते रही। कभी कभी ये सोच करके वो रो भी देती थी कि कैसी मां है हम, मां होकर के हम उसे अस्पताल में भर्ती कर दिए, हमको नहीं अस्पताल में भर्ती करना चाहिए था, हम बहुत कठोर मां है, हम बहुत अभागिन मां है। बहुत तरह का चीज वो अपने मन में सोच रही थी। रात को सोए सो उसको नींद नहीं आ रहा था। अब बेटा भी परेशान हो रहा था कि भाई मां जो है वो सो नहीं रही है, अब मां जो है वो परेशान हो रही है, अब क्या किया जाए। अगर मां को हम नहीं देखेंगे तो हमारा जीना व्यर्थ है। पुत्र होकर अगर हम बेटा होकर के अगर मां को हम इतना भी ना कर सके तो फिर हम बेटा किस काम के हैं। बेटा भी बड़ा चिंतित हो गया था, ठीक है ना। मां जी को किसी तरीके से सुलाया गया, मां जी को किसी तरीके से सुलाया गया। मां जी जो है वो सो गई। जब बेटा देखा, लड़का देखा कि अब मां जी सो गई हैं, तो धीरे धीरे से बेटा जो है वो बाहर निकल गया कमरे से और जा करके बेटा सोने वाला था। बेटा भी जो है ना मां को सुला करके खाना उना खिला करके, और जैसे ही बेटा सोने के लिए गया, बेटा बिछावन पर बैठने वाला ही था कि एक बार मां जोर से चिल्लाई।
अपने कमरे में ही, चूंकि वो माँ के दिमाग में हमेशा एक ही चीज चल रहा था कि मंगू कैसी होगी, मंगू ठीक होगी कि नहीं होगी। माँ के दिमाग में हमेशा एक ही बात चल रहा था कि मंगू अब खाना खाई होगी कि नहीं। अनेक तरह का टेंशन ना माँ के दिमाग में हमेशा घूम रहा था। अचानक से माँ चिल्लाती है कि दौड़ो रे दौड़ो, मेरी मंगू को मार डाला रे। अचानक से माँ जो है ना वो चिल्लाती है अपने घर में ही, जबकि मंगू अस्पताल में है। मंगू अस्पताल में है, माँ जी जोर से चिल्लाई कि दौड़ो रे दौड़ो, हमारी मंगू को मार डाला रे, हमारी मंगू को मार डाला। जब बेटा ये सुना तो दौड़ते हुए माँ के पास गया। आसपास के सब पड़ोसी लोग जुट गए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। जब सब लोग जुटे तो एक ही चीज देखते हैं कि अब मंगू की मां भी मंगू की श्रेणी में आ गई थी। यानी कि मंगू की मां भी सोचते सोचते पागल हो गई थी। मंगू की मां भी अब सचमुच में पागल हो गई। मंगू का इतना टेंशन उसके दिमाग में आया कि अब मंगू की मां भी पगला गई। एक मां का ममता यही होता है कि अगर एक बेटा भूखा रह जाए तो मां से भी न खाया जाए। एक पागल बेटी की चिंता एक मां को इस कदर सताया कि मां भी पागल हो गई। अब मंगू की मां भी मंगू की श्रेणी में ही आ गई थी। अब मंगू को देखने वाला कौन है, क्योंकि अब तो मंगू की मां भी पागल हो गई। यह इतना लाजवाब कहानी प्यारे बच्चे आप लोगों को हमने सुना दिया। बताओ बाबू यह कहानी कैसा लगा। अंत में यही है कि मंगू की मां भी अब क्या हो गई है, पागल हो गई। मंगू की मां भी अब पागल हो गई है। यही ये पूरा कहानी है जिस कहानी का शीर्षक है मां। बताओ बाबू ये कहानी कैसा लगा आप लोगों को, हैं? ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा जरा एक बार जल्दी से ना बता दीजिए। हमसे जितना हो पाया हम इस कहानी को बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि रोमांचक बनाने का प्रयास किए। बहुत ही ज्यादा इस कहानी को, जिस तरीके से ये कहानी इमोशनल टच करता है उस तरीके से हमने इमोशनली तरीके से आप लोगों को ये कहानी सुनाया। बहुत अच्छा लगा। मंगू को अस्पताल में भर्ती करा करके मां लौट गई और मां पागल हो गई। सोचो अब उस मंगू का क्या होगा, हैं? सोचो अब उस मंगू का क्या होगा। तो प्यारे बच्चों ये कहानी यही था जिसका शीर्षक था मां, जो कि अब समाप्त हो गया है। आइए अब हम लोग इस चैप्टर का ना क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लें, ठीक है ना। तो आइए पहले हम लोग ना बाबू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तैयार हैं? जल्दी से बताइए यस और नो। ठीक है बाबू। तो आइए हम लोग ना बाबू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जरा आप लोग अच्छे तरीके से समझने का इसको प्रयास करिएगा। आइए पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही देख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मां कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है। पहला नंबर जो कहानी है वो, ये पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि मां कहानी किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। जरा पहला नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए। मां कहानी किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। कितने बच्चे जवाब बताएंगे? जरा जल्दी से बताओ बाबू। मां कहानी जो है वो किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? कौन बच्चे इसका जवाब बताएंगे? बताओ बाबू पहला का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी नंबर ऑप्शन। कितने बच्चे बता रहे हैं? सी नंबर ऑप्शन कितने बच्चे बता रहे हैं? ईश्वर पेटलीकर, बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब है। पहला का जो बच्चे सी नंबर ऑप्शन दे रहे हैं एकदम सही जवाब है। पहला का सी नंबर ऑप्शन जो भी बच्चे दे रहे हैं ना एकदम सही जवाब, एकदम अच्छे तरीके से आप लोग जवाब दे रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मंगू की मां की कितनी संतानें थी। मंगू की मां की कुल कितनी संतानें थी जरा बताइए। तो याद रखिएगा कि मंगू की मां की कुल 4 संतानें थी, जिसमें एक मंगू थी, एक मंगू की बहन थी जिसका शादी हो गया और 2 भाई थे। तो मंगू की मां की कितनी संतानें थी? 4 संतानें, याद रखिएगा। लेकिन मंगू के अलावा उसकी मां की कितनी संतानें थी? तो मंगू के अलावा उसकी मां की 3 संतान। अभी हम आपको शुरुआत में बताए थे कि अगर पूछा जाए कि मंगू की मां की कुल कितनी संतानें थी तो बताइएगा 4, लेकिन मंगू के अलावा पूछा जाए तो बताइएगा 3। अगला नंबर क्वेश्चन, मां कहानी का मुख्य पात्र कौन है? मुख्य पात्र कौन है? तो इस कहानी में मुख्य पात्र के रूप में कौन है? मंगू है। इस कहानी में मुख्य पात्र के रूप में मंगू है। आगे बताइए। मंगू जन्म से क्या थी? तो जन्म से पागल भी थी और गूंगी भी थी।
यानी कि जवाब होगा पागल और गूंगी, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। अगला बता दीजिए, मंगू के कितने भाई थे? मंगू के कितने भाई थे? तो मंगू के 2 भाई थे। सी ऑप्शन ध्यान रखिएगा, सॉरी ए ऑप्शन। मंगू के कितने भाई थे? ध्यान रखिएगा 2 भाई थे। आगे कह रहा है कि पराई माँ ही कान छेदती है, यह क्या है? अभी आपको बताए थे ना कि पराई माँ ही कान छेदती है, यह एक कहावत है। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी? किसने कहा था यह बात कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी? तो यह बात एक ज्योतिषी ने बताया था। 8वां का ए ऑप्शन सही होगा। यह बात ज्योतिषी ने बताया था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मां के लिए कौन सा माह आराध्य देव बन गया था? मां के लिए कौन सा महीना आराध्य देव बन गया था? तो मां के लिए अगहन का महीना जो है वो आराध्य देव बन गया था। मां के लिए अगहन का महीना आराध्य देव बन गया था। कह रहा है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? हम आपको शायद ये कहानी में नहीं बताए, लेकिन याद रखिएगा मंगू की बड़ी बहन का नाम था कम्मू। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? कम्मू था। जिस बड़ी बहन का चर्चा किया गया है ना कि मंगू की एक बड़ी बहन भी थी, उसका नाम था कम्मू। ध्यान रखिएगा, शायद हम कहानी में हम नहीं बताए। कह रहा है कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई, उसका नाम क्या था? जो लड़की गांव की थी, जो कन्या विद्यालय में पढ़ती थी, वो लड़की जो पागल हो गई थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम था कुसुम। ध्यान रखिएगा, 11 का ए ऑप्शन। कन्या विद्यालय में जो लड़की पढ़ती थी ना, उसका नाम कुसुम था। आगे बताइए, मां कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो मां कहानी गुजराती भाषा से अनुदित कहानी है। मां कहानी जो है वह गुजराती भाषा से अनुदित कहानी है। अगला क्वेश्चन है कि मंगू की मां अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? मंगू की मां अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी। ध्यान रखिएगा, मंगू की मां अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी। आगे बताइए, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं या फिर लेखक हैं? तो ईश्वर पेटलीकर जो है वो गुजराती भाषा के कथाकार हैं, ये आपको पता होगा। प्यारे बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, मंगू को लोग कहां भर्ती करने की सलाह देते थे? तो मंगू को लोग अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देते थे। मंगू को कहां भर्ती करने की सलाह देते थे? अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देते थे। आगे, कौन सा महीना मां के लिए आराध्य देव बन गया था? तो अगहन का महीना, ये तो हम आपको बताए ही। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, मंगू की प्राकृतिक मौत को मां क्या मानते थे? ये मां बोलती थी ना कि अगर प्राकृतिक मौत आ जाए तो हम समझेंगे कि छुटकारा है। तो मंगू की मां जो है वो प्राकृतिक मौत को छुटकारा मानती थी कि मौत भी आए तो प्राकृतिक तरीके से आ जाए। अगला क्वेश्चन है, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो अभी हम आपको शुरुआत में बताए थे कि काला पानी जो है वो ईश्वर पेटलीकर का, ईश्वर पेटलीकर का ही लोकप्रिय उपन्यास है। ध्यान रखिएगा। अगला बताइए, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा था? अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह मेट्रन ने कहा था। किसने कहा था? मेट्रन ने यह बात कही कि अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है। आगे, मंगू को भर्ती करने के लिए मां ने किसे पत्र लिख करके बुलवाया? मंगू को भर्ती करने के लिए मां ने अपने बड़े लड़के को पत्र लिखा था और उसको बुलवाया था। आगे बता दीजिए, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो मंगू की बड़ी बहन का नाम था कम्मू, ये तो हम आपको बता ही दिए। आगे बताइए, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? तो ये गुजराती भाषा के कथाकार हैं। ईश्वर पेटलीकर गुजराती भाषा के कथाकार हैं, ध्यान रखिएगा। आगे, जन्म से ही पागल कौन है? तो जन्म से ही पागल मंगू है। अगला नंबर क्वेश्चन, मंगू जन्म से ही क्या थी? तो मंगू जन्म से ही पागल थी, हालांकि गूंगी भी थी लेकिन खाली स्थान में तो कोई क्यों न भराएगा, पागल थी। आगे, मंगू के अलावा उसकी मां की कितनी संतानें थी? तो 3 संतान। मंगू के अलावा पूछ रहा है तो 3 संतान। अगला क्वेश्चन, मां कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? जवाब होगा ईश्वर पेटलीकर। ये सब क्वेश्चन बैंक वाला क्वेश्चन है, इसलिए रिपीट हो रहा है। आगे बताइए, मंगू की मां की कितनी संतानें थी? तो मंगू की मां की कुल 4 संतानें थी। अगला क्वेश्चन, मंगू की मां अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? तो मंगू की मां अस्पताल को गौशाला कहती थी कि गौशाला, तो गौशाला की उपमा देती थी। आगे बता दीजिए, ईश्वर पेटलीकर कहां के लोकप्रिय कथाकार हैं? ईश्वर पेटलीकर, तो ईश्वर पेटलीकर जो है वो गुजरात के लोकप्रिय कथाकार हैं। ईश्वर पेटलीकर गुजरात के लोकप्रिय कथाकार हैं। अगला है कि मंगू कब से पागल है? तो मंगू जो है वो जन्म से ही पागल है। मंगू कब से पागल है? तो मंगू जन्म से ही पागल है। आगे बता दीजिए, पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था?
तो पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कमरे में बंद करके रखा जाता था। इस चैप्टर में बताया गया है ना कि जो उपद्रवी होते हैं उनको कमरे में बंद करके रखा जाता है। आगे बता दीजिए, मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? तो मां के बेटे ने मजिस्ट्रेट का ऑर्डर प्राप्त किया था। तो बाबू 32 का बी ऑप्शन होगा कि मां ने मजिस्ट्रेट का ऑर्डर प्राप्त किया। आगे बता दीजिए, मां को कितनी पुत्रियां थी? तो मां को 2 पुत्रियां थी, एक मंगू थी और एक उसकी बड़ी बहन का नाम था कम्मू। तो एक मंगू और एक कम्मू, 2 पुत्रियां थी। आगे, रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, ये किसने कहा? रात में जब रोशनी जलती रहती है तो इसको नींद नहीं आती है, ये मां जी ने कहा था, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर है कि मां जी किसे गौशाला की उपमा देती थी? तो मां जी अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी, अस्पताल को। आगे बताइए, कौन महीना मां जी का आशा भरा महीना था? कौन सा महीना? तो ध्यान रखिएगा, अगहन का महीना जो था वो मां जी के लिए कैसा महीना था? आशा से भरा हुआ महीना, क्योंकि ज्योतिषी ने कहा था कि अगहन के महीना में मंगू ठीक हो जाएगी। तो ये प्यारे बच्चों 36 क्वेश्चन था जो कि ऑब्जेक्टिव का था, हम आपको बता दिए। अब चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा नहीं, 7-8 गो है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखना शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मां कहानी के लेखक का क्या नाम है, वे कहां के रहने वाले हैं? भाई देखो, कहानी इतना बढ़िया से पढ़ा दिए हैं कि अब हमें लगता है कि क्वेश्चन आंसर आप खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। मां कहानी के लेखक का नाम, तो मां कहानी के लेखक का नाम क्या है? ईश्वर पेटलीकर। मां कहानी के लेखक का नाम क्या है? ईश्वर पेटलीकर। और वे कहां के रहने वाले हैं? तो वे गुजरात के रहने वाले हैं। मां कहानी के जो लेखक हैं उनका नाम है ईश्वर पेटलीकर और वे कहां के रहने वाले हैं? वे गुजरात के रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, मां मंगू की श्रेणी में क्यों मिल गई? लास्ट में बताया ना कि मां भी जो थी वो मंगू की श्रेणी में मिल गई। कहानी कला की दृष्टि से कहानी का अंत कैसा है? यानी कि कहानी का जो अंतिम में जो दिखाया गया कि मंगू की मां भी पागल हो गई, वो कहानी का अंत कैसा है? तो लिखेंगे कि मां अपनी पुत्री मंगू से बहुत स्नेह करती थी। क्वेश्चन कह रहा है कि मां मंगू की श्रेणी में क्यों मिल गई, यानी कि मंगू के जैसी पागल क्यों हो गई? तो लिखेंगे कि मां अपनी पुत्री मंगू से बहुत प्रेम करती थी, बहुत स्नेह करती थी, क्योंकि मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी थी। जब उसे पागल खाने में भर्ती कराया गया तब उसकी देखभाल के लिए मां की चिंता इतनी बढ़ गई कि वे स्वयं भी मंगू की श्रेणी में मिल गई। यानी कि जब मंगू को अस्पताल में भर्ती कराया गया तो मां जी इतनी चिंतित हो गई कि वह खुद पगला गई। कहानी जो है वो कला की दृष्टि से कहानी का अंत बहुत ही दुखद है और कहानी का अंत एकदम प्रेरणादायी है, ठीक है ना। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मंगू के प्रति मां और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखिए। आपको क्या बताए थे कि मंगू की मां जो है वो मंगू से बड़ा प्रेम करती है, लेकिन मंगू की जो मंगू के मां की जो पुतोहू है, जो बहू है, वो सब कसमसा जाती है इन सब चीजों को देख करके। तो लिखेंगे कि मंगू एक गूंगी है और पागल लड़की है। उसकी मां सब प्रकार से उसकी सेवा करती थी, परंतु परिवार के अन्य सदस्य उसके प्रति संवेदनशील नहीं थे। परिवार के जो बाकी सदस्य थे वो संवेदनशील नहीं थे। मंगू के भाई कुछ भी ख्याल उसका नहीं करते थे, वे अपनी स्त्रियों को खुश करने में लगे रहते थे। यानी कि मंगू के जो भाई थे ना, वो अपनी पत्नी में ही लगे रहते थे। भौजाइयां मां के सद्भावनापूर्ण व्यवहार पर कसमसा जाती थी। यानी कि मां जब मंगू का ख्याल रखती थी तो सब लड़कियां, सब भौजाइयां कसमसा जाती थी। मां उसे छाती से अलग नहीं कर सकती थी। ऐसा देख बहुएं मां जी के प्रति अन्याय कर बैठती। एक पागल संतान की सेवा उसके माता पिता ही कर सकते हैं। यहां मां की ममता संपूर्ण रूप से मंगू पर ही निछावर थी। मां की ममता जो है वो संपूर्ण रूप से मंगू पर ही टिका हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मां मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी? विचार करिए, मां जो है वो मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना क्यों नहीं चाहती थी? तो लिखेंगे कि मां को ममता का समुद्र कहा जाता है, अतः मां की ममता मंगू के लिए बाकी परिवार के अन्य सदस्यों से अलग था और ज्यादा था। मां के पास बहुत ममता होता है और मंगू के लिए मां के हृदय में बहुत ममता था। मां अस्पताल को गाय के गौशाला के जैसा समझती थी। मां समझती थी कि अस्पताल में कौन उसकी ठीक प्रकार से देखभाल करेगा, कौन उसे भोजन कराएगा, कौन उसे अपने साथ सुलाएगा और कौन उसके पेशाब से भींगे बिस्तर को बदलेगा। पागल खाने में तो एक से अधिक पागल होते हैं, इससे रक्षा कौन कर सकेगा? और यही सब कारण से मां जो है वो मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। मां चाहती थी कि हम मंगू को अस्पताल में भर्ती न करवाएं।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि कुसुम के पागल खाने में सुधार देख मंगू के प्रति मां, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि जो कुसुम नाम की लड़की थी वह जब सही हो गई तो उसकी मां ये सबका क्या प्रतिक्रिया था। तो लिखेंगे कि कुसुम शहर में रहने वाली लड़की थी, ठीक है ना, वह भी पागल हो गई थी। अस्पताल में उसे भर्ती कर दिया गया, उसकी देख रेख एवं दवा दारू अस्पताल में संतोषजनक ढंग से हुई और वह ठीक हो गई। यानी कि कुसुम जो लड़की पागल हो गई थी एकाएक, उसको जब अस्पताल में रखा गया तो वो क्या हो गई, ठीक हो गई, ठीक है ना। और इसे देख करके मंगू के प्रति मां, परिवार और समाज की राय मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने की हो गई। मां ने उससे अस्पताल भेजने का निर्णय लिया और जो बेटा था उसने भी साथ निभाया। पड़ोस की स्त्री ने मंगू का हाथ पकड़ करके आगे किया, यानी कि सब पड़ोस वाले भी इसका साथ दिए। दूसरी स्त्रियों ने मां जी को सहारा दिया और अंततः मंगू को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। किस तरीके से अस्पताल में भर्ती कराया गया ये क्वेश्चन में पूछ रहा था तो हम आपको बता दिए। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करिए। कहानी का जो शीर्षक है मां, क्या यह शीर्षक सही है? बताओ बाबू, कहानी का जो शीर्षक है मां, क्या यह शीर्षक सही है? क्या मां शीर्षक ही होना चाहिए? तो लिखेंगे कि किसी भी कहानी का शीर्षक उस कहानी का केंद्र होता है। चाहे किसी भी कहानी का शीर्षक हो, उस कहानी का केंद्र होता है जिसके आसपास कहानी घूमती रहती है। समस्त मातृत्व का बोझ सहने वाली मां जी इस कहानी का मुख्य पात्र है, जो जन्म से पागल और गूंगी लड़की की सेवा तनमन से करती है। जन्म से पागल लड़की है, गूंगी लड़की है और उसकी सेवा तनमन से करती है। जन्मदाता होने का फर्ज वह खूब ईमानदारी से पालन करती है। ममता की मूर्ति मां स्वयं अपने सुख को भूल करके पुत्री के लिए समर्पित हो गई है। घर में बेटी, बहू, पोता, पोती सब लोग हैं, फिर भी मां जी पागल बेटी के लिए स्वयं को पागल हो गई है। घर में पूरा परिवार है लेकिन फिर भी वो अपने पागल बेटी को ही ज्यादा वैल्यू देती है, जो उसी को हमेशा देखरेख करती है। अतः कहानी का शीर्षक जो है मां, एकदम सार्थक शीर्षक है। इसका शीर्षक मां ही होना चाहिए। और अब सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल हैं या संवेदनशील? विचार करें। जिस अस्पताल में मंगू को भर्ती कराया जाता है उस अस्पताल के जो कर्मचारी हैं वो कैसे हैं, उनके बारे में लिखा जा रहा है। तो लिखेंगे कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी संवेदनशील हैं। अस्पताल कर्मियों का काम मरीजों के साथ अच्छे व्यवहार करना और सेवा करना होता है, किंतु इस अस्पताल के कर्मी व्यवहार कुशल ही नहीं बल्कि संवेदनशील भी हैं। अस्पताल में अनेक मरीज आते हैं, उन्हें परिजनों से क्या लेना देना। मंगू उनका मरीज अवश्य है, किंतु मां की ममता से वे प्रभावित हो जाते हैं। वे मां जी को आश्वस्त करके घर भेजना चाहते हैं कि उनकी बेटी को कोई कष्ट नहीं होगा। यानी कि अस्पताल के जो सभी कर्मचारी हैं वो संवेदनशील हैं और वो मां को आश्वस्त करते हैं कि इसको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से घर जाइए, ठीक है ना। बिल्कुल ये मंगू के पिताजी नहीं थे, मंगू के पिताजी नहीं थे, ध्यान रखिएगा। अगर मंगू के पिताजी होते तो मंगू की मां अपने बेटे को क्यों बुलाती? मंगू की मां अपने बेटे को इसलिए बुलाई ना क्योंकि मंगू के पिताजी नहीं थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है बाबू, यहां तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया। अब ये कहानी पूरा समाप्त हो गया। अब इस किताब में ना सिर्फ 2 कहानी और बचा है जो कि हम आप लोगों को बताएंगे। 2 कहानी, एक तो बचा है नगर कहानी और एक बचा है धरती कब तक घूमेगी। ये 2 कहानी प्यारे बच्चों बचा है और ये दोनों कहानी हम आप लोगों को कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है ना। 3 कहानी ये खत्म हो गया है, 2 कहानी और बचा है, 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब आज इस कहानी को यहीं पे समाप्त किया जाए। प्यारे बच्चों, ये कहानी आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। ये कहानी हमें उम्मीद है कि आपके दिल को छू लिया होगा, हैं? दिल को छुआ ना? बहुत बढ़िया। बाबू आज इस कहानी को अब यहीं पे समाप्त करते हैं और मंगू की कहानी सुनकर के सचमुच में दिल भर आया होगा। ऐसा ही कहानी आगे का भी दोनों चैप्टर है, एक नगर है और एक धरती कब तक घूमेगी। ऐसा ही कहानी आगे वाला भी है, तो हम लोग उस कहानी को भी देख लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है बाबू। आइए तो आज हम इस क्लास को अब यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,